नमस्कार सभी मित्रों, वी आर लाइव। दीप्ति जी, प्रियांशु नमस्कार। जी और रितु तिवारी जी, नमस्कार आज ये सर। तीनों हमारे साथ हैं। दीप्ति जी, आप संचालन कर रही हैं? जी जी जी, सभी को मेरा नमस्कार। आज काव्यदीप के मंच से मैं दीप्ति सक्सेना आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज से हम काव्य प्रवास नामक कार्यक्रम की आधारशिला रख रहे हैं। काव्य प्रवास के माध्यम से काव्य संबंधी सभी प्रकार की जानकारियां आपसे साझा की जाएंगी। काव्यदीप और नवाचार एक पहल के सौजन्य से हम काव्य रचना एवं आस्वादन पर एक श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। हमारी इस काव्य यात्रा में काव्य प्रभास के सारथी हैं श्री अनूप जालान जी, की मुंबई महाराष्ट्र से हैं। अनूप जी, आपका काव्य प्रभास में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अनूप जी का परिचय आप सभी लोगों से करवा देती हूँ। मुंबई निवासी श्री अनूप जालान जी एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट, लेखक, कवि और संगीतज्ञ हैं। ये IIM के छात्र रह चुके हैं। लगभग 30 वर्षों तक सॉफ्टवेयर उद्योग से जुड़े रहने के साथ साथ संगीत और साहित्य के गहन अध्येता रहे हैं। इनकी लिखी 5 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस जैसे प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में इनके कई लेख छप चुके हैं। अनूप जी हिंदी, राजस्थानी और ब्रज भाषा में कविता लिखते हैं जो कि श्रृंगार, भक्ति और हास्य रस पर आधारित होती है। इसके अलावा ये 40 साल से शास्त्रीय संगीत सीखते रहे हैं। आदित्य बिड़ला सेंटर और पद्मा बिनानी फाउंडेशन जैसी नामवंत संस्थाओं ने इन्हें मंच प्रदान किया है। इनकी गायन की CD भी प्रकाशित हो चुकी है। तो चलिए सबसे पहले हम अनूप जी से जानते हैं कि आखिर काव्य क्या है। अनूप जी। नमस्कार दीप्ति जी, नमस्कार आप सभी को, दर्शकों को जो भी यहाँ हैं। और शुरुआत जो इन्होंने की, पहला प्रश्न बहुत सुनने में सरल प्रश्न है कि काव्य क्या है, और इसको अगर एकदम सरल भाषा में अगर उत्तर देना चाहें तो इतना सा कह सकते हैं कि कवि की वाणी यानी काव्य। कवि की जो वाणी है वही काव्य है। अगर एकदम सरल भाषा में मुझे कुछ कहना है तो बस इतना काफी है, इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूं। लेकिन ... सर, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी। पूछिए ना। ये यदि ऐसा है कि कवि की वाणी काव्य है, तो क्या कुछ भी कहा गया काव्य हो जाता है? मैंने जो आपको कहा ... वो आपका प्रश्न वहां पर फिट हो रहा है मेरे लिए बिल्कुल बराबर, कि इसमें कवि की वाणी काव्य है। ये जो एक इसका डेफिनेशन दिया, इसमें 2 शब्द आते हैं, कवि और वाणी। तो पहले अपने अगर वाणी को देखें कि आपका प्रश्न है, उसको अगर मैं वाणी के से पहले जोड़ता हूं कि हमारे जो हम आम भाषा में बोलते हैं, वाणी का मतलब क्या है कि हमने कुछ भी शब्द, भाषा है, शब्द है, किसी को सुन रहा है, हम बोल रहे हैं, वो वाणी हो गई। लेकिन शास्त्रों में इसकी परिभाषा, इसका डिस्क्रिप्शन बहुत अलग तरह से डिटेल्स में दिया गया है कि वाणी के 4 स्तर हैं, 4 अलग अलग स्तर हैं। कि पहली वाणी है जिसे परा वाक कहते हैं, कि वो एक अलौकिक है, कहीं ब्रह्मांड में कहीं वो है, सदा रहती है, वो कहीं जाती नहीं, वो गायब नहीं होती, वो इट इज ऑलवेज देयर। और वो हमारे मन में कौंध जाती है, हृदय में वो कौंध जाती है। तो जब वो कौंध जाती है तो हमें एकदम से वो उसका ज्ञान होता है, हम उसे देख पाते हैं। जब देख पाते हैं, इसके लिए उसको पश्यंती वाणी कहा गया है। अब पश्यंती वाणी को आपने जब देखा, तब आप उसके ऊपर विचार करते हैं।
तो विचार करते हैं तो पश्यंती वाणी हृदय में है, हृदय से आप उसको विचार करते हैं, वो मस्तिष्क में आ रही है, इसको मध्यमा वाणी कहा गया है। और फिर जब ये इसको आप बोलकर बताते हैं किसी को, तब वो वैखरी वाणी, वैखरी वाक उसे कहते हैं। तो इस तरह से ये 4 स्तर हैं। तो आप जब कवि की वाणी के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये 4 स्तर से वो गुजर कर आए। तो पहला स्तर जो है परावाक, वो एक आप समझ लीजिए कि एक तरह का इंस्पिरेशन है जो कहीं पर हवा में कहीं घूम रहा है और वो वहां से अपने शरीर पर असर करता है, मन पर असर करता है और अपने को एकदम से को फ्लैश ऑफ इंस्पिरेशन, कल्पना, इमेजिनेशन, वो वहां पर जब आती है तब हम उसे पश्यंती कहते हैं, क्योंकि मन में हम सोचते हैं, भले वो किसी भी तरह से उसको हम देख सकते हैं, वो रंग है, रूप है, कभी ध्वनि है, कभी कोई शब्द है, अचानक से वो मन में आता है, एक उससे कल्पना जागृत होती है, फिर हम उसको जब सोचते हैं तो जब सोचते हैं तब उसके ऊपर विचार करते हैं और उसका डिस्क्रिप्शन एक अलग हमारे मन में बनता है। अभी भी ये लुप्त है, दूसरे किसी को पता नहीं है, ये हमारे मन में है। तो ये मध्यमा स्तर है जो तीसरा है, ये इसके ऊपर विचार है, जो इमेजिनेशन पश्यंती वाणी जो थी जिसको हमने देखा, वो उसके ऊपर जब विचार करते हैं तब मध्यमा, और विचार करके फिर हम उसको शब्दों की भाषा से या शब्दों के माध्यम से हम उसे दूसरों को बताते हैं। तो जब वो बताते हैं तब वो वैखरी वाणी है। और आम भाषा में जिसे हम वाणी कहते हैं, स्पीच, वो आम भाषा में जो वाणी है वो सिर्फ वैखरी वाणी है। उसके पहले के जो 3 स्टेज हैं उसको हम आम भाषा में नहीं गिनते, पर उसके 3 स्टेज के बिना वो चौथा स्टेज पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए जब मैं कहता हूं कि कवि की वाणी ही काव्य है, और मैं क्या कहता हूं, ये शास्त्रों में हजारों साल से लिखा हुआ है, ये पहला इसका डिस्क्रिप्शन जो है ये ऋग्वेद में दिया हुआ है। यानी आप समझ लीजिए कि आज से कम 5000 साल और कितने अधिक हजार साल भगवान जाने, पर कम से कम 5000 साल पहले ये बात कही गई है कि वाणी के ये 4 स्तर हैं और उसमें से 3 स्तर लुप्त हैं। जो सामने सुनती है वो चौथी वैखरी वाणी। तो आपने सुना मैंने जो कहा, पर उसके पीछे जो मेरी सोचने की शक्ति थी, उसके पहले जो मेरी कल्पना की शक्ति थी, उसके पहले जो एक इंस्पिरेशन था, वो जब सब लाइन में आकर मिलते हैं तब वो कवि की वाणी कहलाती है। तो वाणी इतना सरल नहीं है, हालांकि अपन उसको बोलचाल की भाषा में हम कुछ भी बोल दें। आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया मुझे, मतलब सेटिस्फाई कर दिया सर। बहुत बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन और सारी चीजें बहुत लाइन अप करके आपने बताई। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा ये। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, अब सारी चीजें क्लियर होती चली जा रही है माइंड में कि किस तरीके से कल्पना के बिना हमारी ये जो है वाणी है, जो हम बोलते हैं वाणी है हमारी, मतलब कैसे होनी चाहिए। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि वाणी का तो आपने डिस्क्रिप्शन दे दिया, अब हम जानना चाहेंगे कि कवि कौन है, हम किसे कवि कह सकते हैं? क्या हर कोई अपने मन के भाव उड़ेल रहा है उसे हम कवि कह सकते हैं? देखिए, कवि शब्द के लिए अगर सुनना चाहें अगर कि कवि क्या है, कौन है, तो उसका आप संस्कृत शब्द है कवि, और कवि के अगर आप रूट में जाएं कि कवि शब्द कहां से आया, तो आप सब समझ जाते हैं कि कवि शब्द का जो मूल शब्द है वो है कु। कु का अर्थ है कुहुकना, कि जो पक्षी है, कोयल है, वो जो कु 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 वो जो आवाज करती है, मीठी आवाज, उसकी जो ध्वनि है, उसको हम कुहुकना बोलते हैं, वो है कु। अब उस
मधुर स्वर में या उस मधुर शैली में बोलना, उसको कहते हैं कव। और कव के बाद में जो उस मधुर शैली में बोल सकता है वो कवि। तो आप देखिए यहां पर हर कुछ बोलने वाले के लिए कवि शब्द वापरा नहीं जाएगा। यहां पर जो कवि शब्द का वर्णन है वो है उसकी बोलने की शक्ति पर, उसकी रचना करने की शक्ति पर, वो किस तरह से उसको प्रेजेंट करता है। तो ये प्रेजेंटेशन की बात आ जाती है, जो मीठे तरह से उसको या सुंदर तरीके से जब आप उसको प्रेजेंट कर रहा है जो, वह कवि है। अगर मैं ऐसे चालू भाषा में कुछ भी बोल रहा हूं तो मैं कवि नहीं हूं। तो वो कवि। अच्छा, अब इसको आप काव्य से अगर आपको जैसे समझना है, हमारा पहला हमने जो प्रश्न किया था कि कवि की वाणी, तो वाणी क्या, जिसके इमेजिनेशन को हमने डिस्क्राइब करके, सोचकर डिस्क्राइब करके जब बोलते हैं वो वाणी, और उसको जब सुंदर शैली में बोला जाए तब वो कविता। तो यहां पर शैली का भी उतना ही, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उतना ही इंपॉर्टेंस है। बिना वो शैली के वो काव्य नहीं कहला सकता। ये ऐसा शास्त्रों के अनुसार इसमें कहा गया है। सर, मेरा एक प्रश्न है आपसे। जी। कभी कभी क्या होता है कि हम कविता लिख रहे हैं या कभी उसका लिखने का मन कर रहा होता है, कुछ एक फीलिंग जो हमारे पास एक आउटसोर्स से आती है और हमें फील कराती है कि ये चीज है तुम्हारे अंदर, उसको राइट डाउन करो, लिखो। और उस टाइम क्या होता है कि हमें लिखने का मन कर रहा होता है, पर हमारा जो एक मन की सरगम रहती है जिसपे हमें चीज को लिखना है कि हाँ हमारी ये रिदम होनी चाहिए, कि उसका कुछ लगता है कि हाँ रिदम मेरा ऐसा हो। तो ऐसी कविताओं को लिखने के लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए? देखिए, इसमें बहुत कुछ करना है। अगर कविता लिखना है कि मन में आ गई वो बात एक चीज है, और उसको व्यक्त करना दूसरी बात है। उर्दू में जो बोलते हैं ये अंदाजे बयां, कि एक तो है आपके पास कहने को बात क्या है, एक तो बात होनी चाहिए, और फिर बाद में दूसरी बात उसके अंदाजे बयां चाहिए कि आप कहने का तरीका। तो दोनों चीज पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा, उसका एक रियाज करना पड़ेगा, तब जाकर वो चीज बैठती है। उसके बिना वो एकदम से नहीं बैठ जाती कि हमने बस मन में आया और लिख दिया और वो कविता हो गई, ऐसा नहीं होता है। और कई तो बार आप ऐसा जैसे, होता है कि हाँ बोलिए ना। कई बार सर ऐसा होता है कि हम कविता तो लिखते हैं, पर कहीं ना कहीं एक ये भी डर बना रहता है कि हम ये जो लिख रहे हैं इसको हमें पूरी तरीके से अपनी बात को फीलिंग 100% उकेरने हैं कि नहीं उकेरने। एक ये डर भी कहीं ना कहीं आता है कि तो लिखते समय क्या हमें इस चीज का सोचना चाहिए, या बिल्कुल जब कभी भी एकदम से बागी तेवर आए तो हमें उसमें भी आ जाना चाहिए? देखिए, इसमें ऐसा है कि आप लिखने का इम्पल्स, एकदम से मन में इच्छा हुई मैंने लिख दिया, वो एक स्टेज है लिखना। और फिर उसके बाद में दूसरा स्टेज है उसको एडिट करना। अगर आप पढ़ें तो इंग्लिश के कौन से राइटर थे मुझे याद नहीं है, उनका नाम इस समय ध्यान नहीं आ रहा है, शायद हेमिंगवे थे, उन्होंने शायद लिखा है कि राइट ड्रंक एडिट सोबर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप शराब पीकर लिखें। इसका अर्थ है कि आप जब लिखें तो अपनी भावना में बहकर लिखते चले जाएं। उस समय उसके ऊपर विचार मत करना कि मुझे ये लिखना है, वो नहीं लिखना है, ऐसा लिखना वैसा लिखना। वो सोचने का समय नहीं है, वो समय है कि सब भावनाओं को उतारो, आप बाहर बाहर निकालो, उसको भावना को व्यक्त करो। और जी। वो जो रॉ भावना है उसको आप एज इट इज नहीं सामने पेश कर सकते।
जी वो कविता नहीं है, उसमें शैली चाहिए, तो तब उसको आपको एडिट करके उसको रूप देना है। जी सर, जी सर, जैसे क्योंकि आपको मैं कहीं मैंने भी एग्जांपल दूं, आपको एक जी सेकंड, आपको मैं एग्जांपल दूं कि एक लड़का एक लड़की से कह रहा है कि मैं तुम्हें चाहता हूं। एक सिंपल शब्द सेंटेंस है, आप सभी ने सुना होगा, सभी ने देखा होगा, मैं तुम्हें चाहता हूं। अब ये जो है, ये उसके मन का भाव है, उसने अपने मन के भाव को व्यक्त किया है। बच्चा है, वो अगर कह रहा है मुझे डर लग रहा है, या मेरे वहां स्कूल जाने का मन नहीं है, वो अपने मन का भाव व्यक्त कर रहा है। तो मन का भाव व्यक्त करना वो कविता नहीं है। जब वो लड़का कह रहा है कि मैं तुम्हें चाहता हूं, वो काव्य नहीं है। काव्य कब है? जब वो उसका रूप बदलता है। कि शायद इंदिवर ने कहा कि हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, वो काव्य हो गया। किसी का मैंने पढ़ा कि मैं तुम्हें चाहता हूं जिस तरह एक भूखा बच्चा रोटी के टुकड़े को चाहता है। अब वो एक जी काव्य हो गया, क्योंकि उसने उसको रूप, सुंदरता, उसने अपने हिसाब से उसको रूप देने की कोशिश की। आपको सुंदर लगे नहीं लगे, आपको पसंद आए नहीं आए, वो अलग बात है, पर उसने उसको कुछ रूप बनाया है, उसका कुछ रूप दिया है, तब वो जाकर काव्य है। सिर्फ कहने से, मन का भाव उंडेल देने से वो काव्य नहीं हो जाता। सर, जिस तरीके से गुलजार जी कई गानों में, जैसे पत्तों की सरसराहट, या तुमने धीरे से कुछ कहा, या ये बेलें हैं, या ये आयतें लिखी हुई हैं, तो अच्छा एक्सप्लेनेशन है, बहुत बढ़िया। तो क्योंकि वो एक जगह एक्सप्लेनेशन, हाँ आप ऋतु मैंने जी भी आपको, पोएट्री के लिए एक ना, पोएट्री इज अ इमोशन ऑफ पावरफुल फीलिंग, फ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। जी पावरफुल फीलिंग है, सही बात है, पर सिर्फ फ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग नहीं है। सम टाइम ये ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग भी हो ओवरफ्लो जाती ऑफ है। पावरफुल फीलिंग नहीं है। जी आपको मैं कहूँ, थोड़े दिन पहले ही किसी के साथ में इसका ग्रुप, इसका था, एक नामवंत कवि हैं, उन्हीं के साथ में इस चीज के ऊपर डिस्कशन हो रहा था, और ये शब्द किसी ने वहां पर यूज किए थे कि ओवरफ्लो ऑफ, स्पॉन्टेनियस पावरफुल फील। ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। तो उन्होंने उस चीज को पकड़ा कि नहीं, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग है कि वो लड़का कह रहा है नहीं मैं रूम में नहीं जाऊंगा, मेरे को डर लगता है, वहां अंधेरा है। वो काव्य नहीं है। काव्य है जब उसके साथ में उसकी रचना की जाए। रचना कहाँ है? जी तो स्पॉन्टेनियस फ्लो कुछ है उसके साथ रचना में अलंकारों का प्रयोग हो इस तरीके से। देखिए, अलंकार शब्द को इतना बिगाड़ा गया है कि अब मैं क्या कहूं आपसे कि अलंकार का अर्थ क्या है, आप अगर समझें। अलंकार का अर्थ, हमको आप साहित्य पढ़ेंगे, सजावट से ही है, सजाना। हाँ, पर शब्दों सजाना को कितना अच्छे से आप प्रेजेंट कर देते हैं। खूबसूरती से प्रेजेंट कर अलंकार का अर्थ है जो आप गहने पहन रहे हैं, जो आप सुंदरता के लिए वो मेकअप कर रही हैं, चाहे केश बना रही हैं, चाहे लिपस्टिक लगा रही हैं, कुछ भी है, वो सब मिलकर अलंकार होते हैं। आप साहित्य में, अगर आप हिंदी की कक्षा में बैठेंगे, आपको बताया जाएगा कि इस तरह के 12 अलंकार होते हैं, 14 अलंकार होते हैं, उसमें से एक ये वक्रोक्ति होती है, एक ये होती है, एक वो होता है, वो होता है। नहीं, सिर्फ वो अलंकार नहीं है। अलंकार है काव्य की जो भाषा है, जो रचना है, उसमें सुंदरता लाना अलंकार है। इसलिए काव्य शास्त्र को अलंकार शास्त्र कहा गया है। काव्य शास्त्र तो बहुत बाद में उसका नाम आया है। सबसे पहले जो था, इसका हम अगले इसमें कभी बात करेंगे कि भरत ने नाट्य शास्त्र के अंदर सबसे पहले इसको जब कहा, तब रस के ऊपर ध्यान दिया, उसके बाद में भाव पर ध्यान आया, उसके बाद में उसके और अलग अलग तरह से उसके ऊपर चीजें आई, पर सबने इस चीज को माना कि अलंकार उसकी जान है काव्य की, और अलंकार का जहां पर है अर्थ,
वो ये नहीं है कि हम इस तरह से उसकी उपमा दें, उसका अर्थ केवल इतना है कि हम उसको किस तरह से काव्य को सुंदर बनाएं। जैसे अगर आप देखें कि इन्होंने जब हमारे शास्त्रों में ज्ञानियों ने जब व्याख्या की है तो किस तरह से उन्होंने उसको डिविजन्स किए हैं। धीरे धीरे ये सब चेंज हुआ है, ये नहीं है कि शुरू से आखिर तक एक ही रहा है अर्थ। तो जैसे उन्होंने कहा कि वांग्मय, स्पीच, जो आप बोल रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, उसके अंदर आपका दैनिक वार्तालाप है। आज आप और मैं जब यहाँ बात कर रहे हैं वो दैनिक वार्तालाप है। जब बच्चा आपका कुछ आपसे कह रहा है कि मम्मी भूख लगी है, वो दैनिक वार्तालाप है। आप यदि समझिए आपका रिपब्लिक डे का परेड है और आप उसकी कमेंट्री दे रहे हैं कि इस समय ये वाली यहाँ से टैंक यहाँ से ये जा रही है, इसकी ये साइज है, इसका ऐसा है वैसा है, आप उसका पूरा वर्णन दे रहे हैं, वो दैनिक वार्तालाप है, वर्णन है, कमेंट्री है, काव्य नहीं है। दूसरा आता है साहित्य, जिसको कि आज हम लिटरेचर मानते हैं। साहित्य का पहले अर्थ अलग था, जिसमें अर्थ और शब्द दोनों हैं, आज उसका अर्थ बिल्कुल बदल गया है। तो साहित्य को अगर आप देखें तो उसमें 3 तरह के साहित्य गिने जाते हैं। शास्त्र, एक तो है शास्त्र जिसके अंदर की किसी विशेष के ऊपर आपका ध्यान है, जैसे कि गणित शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, शिल्प शास्त्र, मेडिकल, इसके ऊपर करके मेडिकल शास्त्र, कि वहां पर आपका जो फोकस है, फोकस क्या है? फोकस है कि आप उसको नॉलेज के ऊपर आप ध्यान दें, उसके जो इंफॉर्मेशन जो है उसके ऊपर आप ध्यान दें, बाकी चीजें बाजू में है। फोकस नॉलेज ट्रांसफर करने पे, नॉलेज आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो बताने के ऊपर फोकस है, वो शास्त्र है। दूसरा है इतिहास। इतिहास का अर्थ है कि उसका फोकस समय पर है, कि समय की धारा इस तरह से चली, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, इस तरह से समय की धारा चलती गई। वहां पर संबंध सारा सामयिक तथ्यों से है, इसलिए वो इतिहास है, ऐसा हुआ, इतिहास। और तीसरा है काव्य। काव्य का अर्थ है जहां पर व्यक्त करने की शैली पर फोकस है। आपने क्या कहा उससे ज्यादा फोकस है किस तरह से कहा। बात तो सभी वो कहते हैं, आप कुछ लिख रही हैं आज, उसका अर्थ ये नहीं है कि मैंने कुछ नया लिख दिया, आपने कुछ नया लिख दिया। सैकड़ों हजारों साल से लोग लिखते आए हैं, वही लिखते आए हैं। वो अगर नारी की सुंदरता के ऊपर अगर कुछ लिख रहे हैं तो हजारों सालों से लिखा है, कालिदास ने भी लिखा है और नीरज ने भी लिखा है। ऐसी कोई बात नहीं है कि जो आप और मैं कुछ नया लिख डालेंगे, पर कैसे लिखा, जो गालिब बोलते हैं अंदाजे बयां, और तो अंदाजे बयां के ऊपर यहाँ पर सब कुछ फर्क पड़ जाता है, न कि बिल्कुल सर, बहुत सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसलिए आपको जो है, जब हम काव्य की बात कर रहे हैं, वो अंदाजे बयां के ऊपर फोकस होना जरूरी है कि किस तरह से आप उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या शब्द वापर रहे हैं, क्या उसके अंदर आप उपमाएं दे रहे हैं, क्या कह रही हैं, क्या छिपा रही हैं। देखिए ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसका अंदर गिना जाता है जी। कि आप हर एक चीज व्यक्त नहीं करती। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप ओपनली कह रही हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि आप हिंट देकर छोड़ देती हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप छिपा देती हैं, वो उस सुनने वाले को ढूंढना पड़ता है,
उस काव्य में से। तो जब वो उसे ढूंढता है और उसे वो जब मिलता है, उसके मन में तब एक वो आता है कि अरे वाह क्या बात है। तो वो जब अरे वाह वाली जब बात आती है, तब वो काव्य का रियल एप्रिसिएशन, तब उस काव्य का रस आता है, वरना वो रस नहीं है। जैसे कि अगर कहते हैं कि वो बहुत बहादुरी से लड़ा, तो बहुत बहादुरी से लड़ा, इसमें एकदम साफ है, कहीं कुछ दो मतलब नहीं है, कहीं कुछ नहीं, हर एक को समझ में आ रहा है। उसे आप कहते हैं कि वो तो लड़ाई में मानो शेर बन गया। अब यहां पर बात तो आप वही कह रहे हैं कि वो बहुत बहादुरी से लड़ा, कहने का आपका तरीका बदल गया, आपने उसको हिंट दिया है, डायरेक्टली बहादुरी से लड़ा ये नहीं कहा। और आप जब वही उसको कहते हैं शेर रणांगन में उतर आया, आपने ये भी नहीं कहा कि वो शेर है, आप सिर्फ इतना कह रहे हैं कि शेर लड़ाई के मैदान में उतर आया। ये वो समझने वाले के ऊपर, अरे हाँ ये तो इसको शेर बता रहा है, मतलब वो उसके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो रही है कि वो बहुत बहादुर है, बहुत तरह से अच्छे से, किस तरह से वो आएगा, किस तरह से लड़ता होगा, एक इमेज क्रिएट हो रही है। आप उसको एक एक लाइन का डिस्क्रिप्शन नहीं देते हैं कि पहले उसने तलवार निकाली, फिर उसने ऐसे मारा, फिर ये किया। ये लेख है, ये कविता नहीं है। इस टॉपिक पे से अनुप जी, तो मैं इसी बात पे एक बात पूछना चाहूंगी कि जैसे आजकल गद्य कविताएं लिखी जाती हैं, तो फिर वो तो उनमें देखिए तुक तो होती नहीं है, तो फिर हम कैसे उनको गद्य कविता कहते हैं और गद्य में उसमें फिर क्या अंतर रह जाएगा? देखिए, गद्य पद्य इसका जो अंतर है वो लंबा अंतर है, थोड़ा बड़ा है, एकदम से हमारी जो समय सीमा है उतने के अंदर नहीं उसको पूरा कर सकूंगा। तो वो हम अगले उसमें एपिसोड में उस चीज के ऊपर थोड़ा और ध्यान से उस पर विचार करेंगे। लेकिन जो इतनी आप समझ लें कि जो आपने बात कही उसका एक बेसिक बैकग्राउंड आपको मैं कर दूं कि हमारे शास्त्रों में उसे कहीं भी हमने काव्य है, सब कुछ काव्य आ जाता है। काव्य के अंदर क्या है, एक तो है श्रव्य काव्य कि जो सुना जाता है, ओरल, उसके अंदर गद्य भी आ गया, यानी प्रोज आ गया, पोएट्री आ गई, मिक्स दोनों के भी आते हैं। एक है दृश्य काव्य, विजुअल काव्य, जिसके अंदर की नाटक, संगीत नाटक, नृत्य नाटक, ये सब चीजें दृश्य काव्य में आती हैं। पर ये काव्य है, इनको काव्य का माना गया है, इनको अलग विधा नहीं माना गया है, जबकि वेस्टर्न थॉट में इनको अलग विधा माना गया है। तो ये चीज को पहले आपने समझ के फिर उसके बाद में अपने काव्य के उसके ऊपर जाते हैं कि काव्य वहां पर क्या है, किस तरह से गद्य और पद्य के क्या क्या फर्क हैं, क्या अंतर हैं, ये सब चीजों को हम उसके बाद में समझेंगे। उसको समय लगेगा, तो हमारा जो समय की सीमा है उसका बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए वो हम अगले एपिसोड में अगले हफ्ते अगले रविवार को शाम को 5 बजे यही टाइम पर जब हम मिलेंगे, उस चीज पर हम उस समय विचार करेंगे। इस समय जो हमने देखा कि सिर्फ इतना कि कवि की वाणी काव्य है। वाणी क्या है, जो कहीं से दूसरे किसी जगत से कहीं से वो पहुंचती है हमारे हृदय में, वो हम उसे दिखती है तब हम उस पर विचार करते हैं, विचार करके उसमें एक उसका फॉर्म बनता है माइंड में, उसको हम जब प्रकट करते हैं वो वाणी है।
और उस वाणी को अगर जब हम सुंदर शैली से अच्छे तरीके से उसका जब सामने जब हम उसे पेश करते हैं, तब वो जाकर उसको काव्य माना जाता है। ये इतना हमने एक बेसिक उसके ऊपर जो है, आज इसके ऊपर जितना बात की, हमारा समय पूरा हो गया। और ऐसे भी शायद इनके दीप्ति जी के कुछ नेटवर्क इश्यूज आ रही थी वहां पे, उनके बरसात होने के कारण, तो वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। प्रियांशु जी भी डिस्कनेक्ट हो गए हैं कोई कारण से, शायद उनकी भी कनेक्टिविटी का कुछ प्रॉब्लम रहा हो। तो समय भी हमारा समाप्त हो रहा है, तो मेरे ख्याल से आज का कार्यक्रम हम इतने में यहाँ पर समाप्त कर दें। दीप्ति जी आई हैं शायद। जी जी जी, दीप्ति जी, आपका कनेक्शन टूट गया लगता था मुझे, तो मैं ये सोच रहा था कि अभी आधा घंटे का हमारा समय था वो पूरा हो चुका है। जी जी। और जो टॉपिक था हमारा, अगला टॉपिक आपने जो क्वेश्चन पूछा कि गद्य और पद्य के बारे में, तो क्यों ना उस टॉपिक को हम अगले हफ्ते लिया जाए और इस हफ्ते यहीं पर हम समाप्त कर दें। बिल्कुल सर, हाँ बहुत ही जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हम इस चीज को अगले एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। और आज हम लोगों को काव्य से संबंधित इतना अच्छा मतलब हमारे मन में जो भी उथल पुथल थी काव्य के प्रति, उसे थोड़ा शांति मिली है और हम शायद अपने आप को सुधार पाएंगे इसी के अकॉर्डिंग। जैसा कि अनूप जी ने बताया है कि काव्य बिना कल्पना के अधूरा है, तो उसमें कल्पना होना बहुत ही आवश्यक है और सजावट होना बहुत ही आवश्यक है। तो अपने काव्य को हम जितना सजाएंगे वो उतना ही उत्कृष्ट काव्य कहलाएगा, अन्यथा वह लेख से बढ़कर कुछ ना होगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी अनूप जालान जी का, जिन्होंने आज हम लोग के इतने प्रश्नों को का उत्तर देकर संतुष्ट किया। और सभी हमारे ऑडियंस का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जो हमसे जुड़े। और इसी के साथ मैं कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करती हूँ। सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार।